मृगनयनी। बृंदावनलाल वर्मा। भाग 30। महमूद बघर्रा मांडू की सीट से बाहर निकलकर दक्षिण में खानदेश की ओर बढ़ गया। गयासुद्दीन ने सपाटे के साथ नरवर पर चढ़ाई कर दी। मांडू का प्रबंध नाम मात्र के लिए नसीर के हाथ में सौंप दिया। वास्तविक प्रबंध वजीर के पास रहा। नरवर मांडू के उत्तर पश्चिम में है। मालवा के मैदान को पार करके पहाड़ों और जंगलों को लांघता हुआ गयास एक बड़ी सेना के साथ नरवर के निकटवर्ती जंगल में पहुंच गया। ये विशाल जंगल नरवर के दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में था। सिंध नदी सर्प की सी लीक बनाती हुई दक्षिण पश्चिम से आकर नरवर को पश्चिम की ओर से घेरकर उत्तर पूर्व की तरफ चली गई। नरवर मानो उसकी पश्चिमी कुंडली के भीतर स्थित है। जंगल इतना विशाल, सघन और भयंकर था कि हाथियों के बड़े बड़े झुंड इनमें मौज के साथ विचरते थे। नाहरों, अरनों और गैंडों तक की तो कोई बात ही न थी। उत्तर से दक्षिण खंड को मार्ग नरवर के पश्चिम दक्षिण होता हुआ सिंध नदी की कुंडलियों को कई घाटों पर काट कर गया था। जंगल का लंबा चौड़ा विस्तार नरवर के पूर्व में था, परंतु कुछ दूर तक क्षीण। उस सीध से पूर्व दक्षिण में फिर बहुत सघन हो गया था। पहाड़ियों पर पहाड़ियों के सिलसिले, छोटी बड़ी नदियां, झीलें, खेती और जंगल के मैदान बीच बीच में सुदूर पूर्व तक, चंदेरी तक लगभग 40 कोस तक यही क्रम चला गया था। गयास ने चंदेरी के सूबेदार को मांडू से ही आदेश भेज दिया था। चंदेरी का सूबेदार चंदेरी के पश्चिम दक्षिणवर्ती पहाड़ी के काटने में लगा हुआ था। उसको काटकर वो चंदेरी का मालवे के लिए मार्ग सीधा कर देना चाहता था। सूबेदार ने उस काम को चालू रखा और नरवर के लिए चल दिया। इधर उधर के छोटे छोटे से हिंदू राव और राय अपनी वफादारी प्रकट करने के लिए सहायक हुए। गयासुद्दीन के मार्ग में जो छोटे छोटे राव और राय पड़े थे, उन्होंने उसकी निभाई। प्रजा जनता अपनी जात पति, पंचायत, खेती किसानी और जीवन की अन्य कठिनाइयों में उलझी हुई थी। उसने अपने नित्य के कार्यक्रम को जारी रखा। जब गयासुद्दीन एक तरफ से और चंदेरी का सूबेदार दूसरी तरफ से नरवर पर चढ़ाई के लिए ग्वालियर राज्य की सीमा के भीतर आ गए, तब भी गांवों में लड़ पड़ने की दम नहीं जागी। चिंता अवश्य बहुत बढ़ गई, कब क्या होता है। गयास या चंदेरी के सूबेदार ने गांव नहीं उजाड़े और खेती भी उतनी ही नष्ट की जितनी उनके घोड़ों को चरने के लिए चाहिए थी। गयास नरवर से अभी कुछ दूर था। पश्चिम दक्षिण में कुंजरवन का सघन, ऊबड़ खाबड़ और बड़ा क्षेत्र उसके और नरवर के बीच में था। वो अपने सूबेदार के ससैन्य आ मिलने की प्रतीक्षा में जंगल में घिरी हुई एक खुली जगह में ठहरकर विश्राम करने लगा। नरवर के किलेदार को गयास के आने की उस समय सूचना मिली जब उसने नरवर के चारों ओर आने जाने वालों को बिल्कुल रोक देने के लिए चौकियों की जकड़ लगा दी। किलेदार ग्वालियर समय पर समाचार न भेज सका। किले के फाटक बंद कर दिए और जूझ जाने की तैयारी में लग गया। नरवर के उत्तर में 2 कोस पर मदरौनी नाम का गांव है। वहां के बने हुए लोहे, तांबे इत्यादि के बर्तन भारत में दूर दूर तक टांडों पर लदकर बिक्री के लिए जाते थे। मगरौनी घेरे के भीतर कर लिया गया। जो गांव घेरे की परिधि में न लाए गए थे, उनके निवासी भागकर दूर के गांवों या पास के जंगलों में अपनी अपनी सुविधा के अनुसार चले गए। उतरते अगहन की आधे पाख वाली चांदनी पश्चिम के क्षितिज की गोद में लीन होने वाली थी। गयासुद्दीन की सेना का प्रधान शिविर सजग था। जगह जगह लक्कड़ों के अलाव जल रहे थे। शिविर के चारों ओर आड़े ओटे, पहरे, चहल पहल। बीच में गयासुद्दीन की आलीशान रावटी। रावटी के एक भाग में हरम, दूसरे भाग में दरबार भवन और उससे लगा हुआ गयास का बैठक खाना। सेना के शोरगुल और जंगल के काटे जाने के कारण हाथी, गैंडे, अरने कुछ दूर गहरे में हट गए थे, परंतु हाथियों की चिघाड़ हवा के झोंकों के साथ कभी कभी शिविर में सनाई पड़ जाती थी। बीच बीच में नाहर की गरज भी। शिविर के जो सिपाही सिरे पर थे, उनको ये आवाजें अधिक स्पष्ट सुनाई पड़ रही थीं। अलावों में लक्कड़ पर लक्कड़ डालकर प्रज्वलित अग्निशिखाओं में वे अपने डर को मिटाने का प्रयत्न कर रहे थे। दूर के पहाड़ धूमरे धुंधले बादलों की आड़ी तिरछी रेखाओं से दिख जाते थे। दूर के पेड़ धोखे की टट्टियों जैसे और पास के ऊंचे मोटे पेड़ों की झुरमुट में हवा से हिल जाने वाले पत्ते कुछ धमकी से दिखाने वाले। जब लौ बहुत तेज हो जाती तब वे चंचल चमक में लुकते छिपते से दिखते। लौ धीमी पड़ती तो उसके टेढ़े मेढ़े विकृत आकार खड़े मुर्दों के जैसे। फिर लौ तेज हुई और तुरंत मंद, तो जैसे मुर्दों के प्रेत बन गए हों। दूर से हाथी की चिघाड़ या नाहर की गरज सुनाई दी तो सिपाही अलाव के और नजदीक आ गए और हथियारों पर बार बार निगाह डालने लगे। इनके सिर पर केवल आकाश का तंबू था। गयास की रावटी के बैठक खाने वाले खंड में एक पीढ़े पर अंगीठी जल रही थी, दूसरे पर अधभरी शाही और रत्न जटित स्वर्ण प्याले। खवासने विदा कर दी गई थीं। गयास के मसनदी तख्त के नीचे मोटे कीमती कालीन पर ख्वाजा मटरू बैठा था। हाथी की चिघाड़ और नाहर की गरज बहुत क्षीण होकर कभी कभी सुनाई पड़ जाती थी। कुछ देर पहले से बातचीत हो रही थी। राई गांव को भेजे गए जासूसों ने रास्ते में ही समाचार दे दिया था कि उस भागी हुई लड़की और नटों की तलाश की जा रही है। जासूसों ने समाचार में इतना अन्य समाचारों के साथ अपनी तरफ से मिला दिया। सुल्तान को विश्वास था कि वो भागी हुई सुंदरी नटों के बीच में है और नटों को जासूस ढूंढ पाएं या न ढूंढ पाएं, नटों को नरवर की चढ़ाई का हाल जहां भी होंगे मालूम हो जाएगा और वे शिविर में स्वयं आ जाएंगे। मांडू से इतनी दूर निकल आने के बाद अब लौटना असंभव था। मटरू बोला, जहां पना, अगर मुनासिब समझे तो चंदेरी के सूबेदार को नरवर का घेरा डाले रहने के लिए छोड़ दें और ग्वालियर को जा घेरें। शायद मृगनयनी के पास वो भी पहुंच गई हो।
सुल्तान ने उपटा सा खाए हुए स्वर में कहा, गांव से उसको ग्वालियर जाना होता तो जासूस ये खबर क्यों लाते कि वो और नट लापता है। मगर ये कुछ ठीक मालूम होता है कि नरवर का घेरा सूबेदार डाले रहे और हम लोग यहां से चलकर ग्वालियर का घेरा डाल दें। मेवाड़ का राणा इस लड़ाई में किसी तरह शामिल न होगा। जौनपुर का कोई डर नहीं है क्योंकि सुल्तान भागकर बंगाल चला गया है। मुझे एक ख्याल आ रहा है, मटरू बाहा बया कहना है, जहां पनाह ओम्या। ग्वालियर को खत्म करके कालपी और फिर कालपी से दिल्ली वालिद मरहूम जो नहीं कर पाए वो बंदा कर गुजरे तो नाम हो जाएगा। क्या कहते हो, कितना बड़ा ख्याल है? जहां पनाह। बेशक। हाथियों की एक पतली सी चिघाड़ सुनाई पड़ी। गयास के मन में गुदगुदी उठी। बोला, कितनी सुहावनी मालूम होती है ये बोली रात के समय में। घना जंगल, जाड़ों की डूबती चांदनी, सुनसान बियावान में हाथी बोल रहा है। थोड़ी देर पहले शेर की गरज भी सुनाई पड़ी थी। मौका मिले तो शिकार खेल डालूं। घेरा डालकर 150 हाथी तो यहां से पकड़ ही ले चलें। अब की बार नरवर के इलाके को मालवे की सल्तनत में मिला ही लेना चाहिए। चंदेरी तक तो सल्तनत है ही, नरवर का इलाका शामिल कर लेने से बड़ी तरक्की हो जाएगी। जहां पनाह। एक सूबेदार नरवर में और दूसरा ग्वालियर में। तुम अहमक ही रहे। ग्वालियर को जीत लेने पर राजा मानसिंह को ही सूबेदारी बख्श दूंगा। मुझको मतलब मृगनयनी से है, न कि ग्वालियर की जब्ती से। जमीन और बैर भजाने के लिए राजपूत अपना सिर तक दे देने को तैयार रहता है। मटरू के मन में उठा, और स्त्री के पीछे सारी दुनिया में आग भी लगा सकता है। परंतु उसने कहा, जहां पनाह बिल्कुल सही है। नरवर की सूबेदारी राज सिंह कछवाहा को दे दी जाए। खिराज हर साल देता रहेगा। जो काम वालिद मरहूम नहीं कर पाए वो शायद मेरे हाथों हो जाएगा। मगर इस वक्त सवाल ये नहीं है। सवाल है, नट अगर आना भी चाहेंगे हमारे हुजूर में तो पहरों के डर और खतरे की वजह से बिचक जाएंगे। जहां पनाह का हुक्म हो तो उन्हीं जासूसों को तलाश के लिए छोड़ दिया जाए। सोच रहा था नटों को अपना खेल दिखाने की आम इजाजत दे दी जाए, अपने आप आ जाएंगे। बिल्कुल वजह है। लेकिन दूसरा ख्याल कहता है, कुछ पागल राजपूत नट बनकर छावनी में आ गए और उन्होंने कोई बड़ी शरारत कर डाली तो फौज पर बुरा असर पड़ेगा। इसके अलावा चंदेरी से दस्ता आता ही होगा, फिर शायद ग्वालियर की तरफ चल देना पड़े। राजपूत नट बनकर शायद ना आवे। जहां पनाह। क्या तुम तो बुद्धू हो? बुजुर्ग अलाउद्दीन खिलजी को चित्तौड़ के राजपूतों ने कितना बड़ा धोखा दिया था, जो डोलियों में बैठकर आ गए थे। मटरू ने सहम कर समर्थन किया। गयास के संकेत पर उसने अधभरी सुराही में से एक प्याले में कच डाली। उसने पी और सरूर का मजा लेने लगा। हाथी की चिघाड़ फिर सुनाई पड़ी। फिसलते रपटते स्वर में गयास बोला, कितनी प्यारी बोली है।